हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 1 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे वाइस पुरस्कार से, जानेंगे कि ये क्या है और ये किसे दिया गया। उसके बाद एक उत्सव है जिसका नाम दिया गया जल इतिहास उत्सव। अब ये कहां पे मनाया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर बात करेंगे एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन। अब यहां से हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सिंधु दुर्ग किला, ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना की एक पहल है जिसका नाम दिया गया महासागर। अब ये क्या है, यहां से एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम देखेंगे। और G20 की अध्यक्षता कल भारत की समाप्त हो गई है, अब ब्राजील कर रहा है। तो इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा अपना आखिरी स्टेटमेंट जारी किया है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई? अमृत वृक्ष मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों होगा हमारे एग्जाम के लिए? क्योंकि इस आंदोलन के जरिए 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं और इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। तो एग्जामिनेशन हॉल के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसका आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट, और जानते हैं कि यूपी में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला पॉइंट है यूपी का, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। अब क्योंकि ये भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने का फैसला किया है और राज्य सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा सुविधा देने जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में फूजी सिल्वर टेक नई एफडीआई नीति के तहत मंजूरी पाने वाला पहला कंपनी बन गया है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और 75% फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी के लिए ये पात्र बनी है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन से वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट है कि भारत की G20 की अध्यक्षता कल के दिन समाप्त हो गई। आज से 1 वर्ष के लिए ब्राजील इस प्रतिष्ठित संगठन की अध्यक्षता करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता में 18वां शिखर सम्मेलन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की अध्यक्षता के दौरान 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था और ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान कौन सा होगा? 19वां होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया है और इस मंडप की थीम यानी कि जो विषय है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जन स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वां जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया है। अब चूंकि ये 10,000वां जन औषधि केंद्र है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको ध्यान रखना है। एम्स देवघर में इसका उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के जरिए जनता को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सोमाली शरणार्थी जिनका नाम है अब्दुल्ला मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये बच्चों के लिए है, तो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अब्दुल्ला मायर का नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और शांति नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। उन्होंने अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है और विदेश नीति पर अमिट छाप छोड़ी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अमृत वृक्ष आंदोलन। अब आज के प्रश्न का आंसर भी यहीं पे है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम सरकार को 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य सरकार की पहल है? असम की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने के बाद नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। इसलिए यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला दक्षिण एशियाई देश जिसने समलैंगिक विवाह को पंजीकृत किया है वो है नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीकी क्षेत्र की युगांडा टीम ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब चूंकि युगांडा जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट में है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं कई बार लगभग अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि G20 में अब अफ्रीकी संगठन को शामिल कर लिया गया है, तो आपको अफ्रीकी कंटिनेंट मैप में जरूर देखना चाहिए कि उससे कौन कौन से देश हैं, कौन से पूर्वी देश है, कौन से उत्तरी देश है, कौन से पश्चिमी देश है, ऐसे देश जो है और उनकी राजधानियां, ये सब एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट हो गए हमारे एग्जाम के लिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की। तो ये पता है आपको कि ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जा रहा है। जो टॉप की टीमें हैं उनका नाम तो सब जानता है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। लेकिन जो क्वालिफायर हैं, जैसे कि अमेरिकी कंटिनेंट से किसने क्वालिफाई किया है? कनाडा ने। ये आपको नाम ध्यान रखना है और एग्जाम में यहां पे आपसे प्रश्न एक न एक बन सकता है। एशिया की जो क्वालिफायर टीम है वो है नेपाल और ओमान, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर जो टीम है उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। यूरोप की जो क्वालिफायर है उसका नाम है आयरलैंड और स्कॉटलैंड। और वहीं अफ्रीका कंटिनेंट से जो क्वालिफायर है देश हैं उनका नाम है नामीबिया और युगांडा। तो अब अफ्रीकी कंटिनेंट से कौन कौन से देश आ गए हैं? एक तो साउथ अफ्रीका है, दूसरा नामीबिया है और तीसरा युगांडा है। तो अगर एग्जाम में आए कि कितने देश अफ्रीकी कंटिनेंट के T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाइंग है तो उनका नाम होगा 2, नामीबिया और युगांडा। और कुल कितने देश खेलेंगे तो उसकी संख्या होगी 3, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और युगांडा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये एग्जामिनेशन हॉल के लिए हमारा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर करें हमारे चैनल को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि वाइस पुरस्कार क्या है और ये किसे दिया गया। तो न्यूज ये है कि एजुकेटेड गर्ल की संस्थापिका सफीना हुसैन को वाइस 11 सम्मेलन के दौरान शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाइस पुरस्कार शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मानित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। एजुकेट गर्ल एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदायों को संगठित करने का कार्य करती है। वाइस एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसका कार्य शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है और इसकी स्थापना कतर फाउंडेशन द्वारा 2009 में की गई थी, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं डिटेल में जल इतिहास उत्सव के बारे में। तो न्यूज ये है कि राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर 2023 यानी कि आज के दिन को दिल्ली के महरौली स्थित शमशी तालाब जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक चेतना को बढ़ाना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना उत्पन्न करना और पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके साथ ही ऐसी विरासत संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालने हैं वो ये निकालने हैं कि जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, शमशी तालाब में किया गया जो कि महरौली में स्थित है। इस भव्य आयोजन 15 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक पूरे देश के विभिन्न जिलों में 75 प्राकृतिक जल विरासत संरचनाओं में मनाए जा रहे जल विरासत पखवाड़े के समापन का प्रतीक है और राष्ट्रव्यापी जल अभियान, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के सफल समापन का भी प्रतीक है। तो ये तो रही न्यूज जल इतिहास उत्सव के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन और यहां से हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो न्यूज ये है कि क्रॉस सेक्टोरल लिंकेज के माध्यम से कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में तेजी लाने और सभी हितधारकों के बीच संवाद एवं ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आवासन और शहरी कार्य का मंत्रालय की ओर से एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन
अपशिष्ट से धन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था में तेजी लाना विषय पर 1 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी कि आज के दिन इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब यहां पे उन्होंने गोबर का फुल फॉर्म क्या दिया है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। गोबर धन भारत सरकार की एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना है और स्थायी आर्थिक विकास और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है। भारत का लक्ष्य नेशनल डिमांडिंग कंट्रीब्यूशन के अनुसार 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का है, जिसमें अपशिष्ट से बायो गैस की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। अब इसके बारे में हम और कुछ फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बजट 2023 के अनुसार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये फैक्ट इसको आपको ध्यान रखना है। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 और 300 सामुदायिक या क्लस्टर आधारित प्लांट शामिल होंगे और कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे, 500, और कितने का निवेश है, 10,000 करोड़ रुपए का। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। 1 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोशी, जो कि पुणे में स्थित है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया था और इंदौर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गीले कचरे को बायो सीएनजी में परिवर्तित करने का प्रशंसनीय प्रयास है। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां पे है, इंदौर में है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम बार को से जो है जुड़े, वहां पे इसका पीडीएफ दिया जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बात करते हैं सिंधु दुर्ग किला के बारे में कि यह न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि भारतीय नौसेना महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग किले में नौसेना दिवस पर एक भव्य ऑपरेशनल प्रदर्शन में अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, इसलिए यह न्यूज में बना हुआ था। अब इस किला के बारे में हम डिटेल में बात कर ले। यह किला महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधु दुर्ग जिले के मालवान शहर के तट पर स्थित कुर्ते द्वीप पर है और इस किले का निर्माण 1664 से 1667 यानी कि 3 साल तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। किले को बनवाने का मकसद भारत में बढ़ रहे विदेशी व्यापारियों के प्रभाव को रोकना था और इसी के तहत 1664 में हीरोजी इंदुलकर की देखरेख में किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया। मतलब कि इस किले का जो निर्माण कार्य था वो कुल 3 साल लगे थे और किसने करवाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और किसकी देखरेख में, हीरोजी इंदुलकर के देखरेख में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महासागर। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि भारतीय नौसेना द्वारा उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद महासागर का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। अब चूंकि ये पहला संस्करण है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। महासागर विशाल समुद्र के लिए भी इस्तेमाल किए जाने वाला एक अन्य शब्द है और यह क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के नौसैनिक प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय वर्चुअल बातचीत हेतु भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है। कार्यक्रम में बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के दौरान भाग लेने वाले सभी देशों के प्रमुखों ने सामान्य समुद्री चुनौतियों एवं सामूहिक सहकारी तरीके से हल करने की आवश्यकता पर स्पष्ट विचारों का आदान प्रदान किया है। तो महासागर क्या है, महासागर भारतीय नौसेना द्वारा उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत की G20 की अध्यक्षता समाप्त हो गई है, तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आखिरी वक्तव्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड करवाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के आज 365 दिन पूरे हो गए हैं और यह वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना को प्रतिबंधित करता है। इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसके जीवंत बनाने का एक क्षण है। G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ AU को शामिल करने से 55 अफ्रीकी देशों को इस समूह में जगह मिली है, जिसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80% तक पहुंच गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत द्वारा अपनी तरह की पहली बैठक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ने बहुपक्ष
वाद की शुरुआत की है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, इसका आपको रिवीजन करना है और मैं इसको करंट अफेयर में प्रोवाइड भी करवाया हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने कहा कि 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने सतत विकास लक्ष्य में तेजी लाने के लिए G20 का 2023 एक्शन प्लान पेश किया है। G20 घोषणा में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने की महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी की 2030 तक जो क्षमता करनी है, कितनी करनी है? 3 गुना करनी है। G20 ने यह माना है कि विकासशील देशों को वर्ष 2030 तक अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने के लिए $5.9 ट्रिलियन की आवश्यकता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको आप लोग जो है जरूर ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली में घोषणा पत्र में महिला पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया, जिसकी परिणति अगले वर्ष यानी कि ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन के रूप में होगी। यह बड़े गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान G20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए हैं, जो अतीत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक है। तो जो ये फैक्ट है ना, 87 परिणाम यानी कि 87 रिजल्ट और 118 दस्तावेज, तो यहां से ऐसे फैक्ट जो है यूपी में बहुत पूछे जाते हैं कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने कितने दस्तावेज अपनाए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा 118 दस्तावेज। तो ये जो है सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अगर करंट अफेयर हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और यहीं पे आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।